हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी साइंस की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ देखेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर की मैराथन देखेंगे। और क्वेश्चन आंसर की मैराथन में आपका कल उन्हीं क्वेश्चनों का टेस्ट लिया गया, यानी एक टेस्ट कह लीजिए या क्वेश्चनों को दोहराया गया जो आपको अब तक पढ़ाए गए हैं। और एक स्टूडेंट का मैसेज आया है कि मेरे मार्क्स 13 आए हैं, यानी कि आपने जितने क्वेश्चन कराए उनमें से मेरे 13 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आप सब यानी कि जो वीडियो देख रहे हो, तो आप जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जब आपको वीडियो अभी तक कराए गए हैं यानी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उनको याद कर लो। क्योंकि क्वेश्चन देखो, लाइब्रेरी साइंस में आज फिर कहूँगा, लाइब्रेरी साइंस लाइक ए हिस्ट्री। लाइब्रेरी साइंस एक हिस्ट्री की तरह है, कभी भी चेंज नहीं होगी, इसलिए क्वेश्चन भी आपके चेंज नहीं होंगे। अगर आपने एक बार ज़िंदगी में एक बार क्वेश्चनों को रट लिया, और रटा ऐसा है कि जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक आपको सारे क्वेश्चन याद है, तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसमें आपका सिलेक्शन ना हो। यानी कि आपका सिलेक्शन अगर एडवांस नया वर्जन अगर, जैसे कि अब मान के चलिए आपने जिसने पहले DDC पढ़ी होगी उसने ये नहीं पढ़ा होगा, यानी कि 000 को नहीं पढ़ा होगा। अब जो नई DDC आई उसमें 000 भी आ गए, तो यानी कि कुछ एडवांस वर्जन जैसे आ गए, तो उसको छोड़कर सारी चीज़ों में क्या हुआ, एडवांसमेंट नहीं, पुरानी चीज़ें पढ़नी पड़ रही है। तो आप सबको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना क्वेश्चनों को रट लो, चाहे कोई भी पेपर हो। इंडियन लाइब्रेरी में, यानी कि इंडियन लाइब्रेरी में 28 राज्य है, यानी 28 राज्यों में से और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से कोई भी आपको मिले, यानी कोई भी लाइब्रेरियन का पेपर मिले, चाहे जूनियर का मिले, चाहे क्लर्क लाइब्रेरियन का मिले, चाहे लाइब्रेरियन का मिले, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का मिले, प्रोफेसर लाइब्रेरियन का, UGC लाइब्रेरियन का मिले, किसी का भी लाइब्रेरियन का मिले, उठाना है कर लेना है, ठीक है। वैसे मैं अभी जब ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी और उसके बीच में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर की ही कहानी शुरू करानी है। और क्वेश्चन पेपर इतने करा देने हैं, आप क्वेश्चन पेपरों को, अगर जो बच्चा कंटिन्यूसली प्रोसेस से चल रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो बच्चा ये सोच रहा है कि आखिरी के 1 महीने में काम कर लूँगा, मैं सारे चीज़ें रट लूँगा, उसके लिए दिक्कत होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो आज का यानी आज के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपका है मैच द फॉलोइंग के ऊपर, यानी कि मैच द फॉलोइंग के ऊपर है। और मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले क्या कह रहा है? डॉक्यूमेंट्री एंड यानी वार्षिक, एनुअल, बिब्लियोग्राफी एंड न्यूज़ पेज डिगेस। तो ये आपके सारे के सारे किससे संबंधित? देखो, ये जब आप पढ़ोगे सबसे पहले आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है? आपकी इंसाइक्लोपीडिया की तरह की तो होती है, यानी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन, यानी कि आपका नंबर पहुंच जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा पहला नंबर। फिर आता है यानी कि वार्षिका, यानी कि एनुअल्स। तो यानी कि वार्षिक को किस में आएगा? वार्षिक बताओ। इंफॉर्मेशन प्लेस, यानी कि इसमें आ जाएगा, इसे आ जाएगा 2 नंबर, ठीक है। अब बचा बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होगा? पब्लिकेशन, यानी पब्लिशर वीकली। कहाँ गया पब्लिकेशन? ये रहा, ये हो गया 3, और ये बचा कीप्स रिकॉर्ड वर्ल्ड एंड इवेंट, ये आ जाएगा 4 नंबर, ठीक है। ये आपका UGC का क्वेश्चन है। तो UGC के क्वेश्चन भी आपको इसलिए कराए जा रहे हैं जिससे आपको क्या हो, पता चल जाए जी क्या क्वेश्चन आते हैं। क्या अगर मान लो, आप ये मत सोचो कि EMRS क्या है, लोअर लाइब्रेरी का पेपर है, तो आपसे हायर लाइब्रेरी का क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कुछ भी पूछा जा सकता, कुछ भी। ये मान के चलो आज के टाइम पे जैसे KVS हमने देख लिया, DSSS भी देख लिया, यानी कि सिलेबस से हट के ही बातें आई हुई हैं, और ये आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि लाइब्रेरी का एक ये इंटरकनेक्टेड सारे सब्जेक्ट है, यानी कि लाइब्रेरी की टॉपिक और जो उसके अंदर के सब्जेक्ट है वो इंटरकनेक्टेड है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। ब्लूम नहीं होगा। एक्सेस टू बैक वॉल्यूम्स ऑफ जर्नल्स इज़ नोन एज, क्या होगा? जर्नल्स नोन एज क्या होगा? तो क्या कह रहा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बैक, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2, यानी कि प्री
क्या होगा, परपेचुअल एक्सेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, बैक वॉल्यूम के, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बैक वॉल्यूम इज जनरल, यानी कि ई जनरल के प्रवेश को परपेचुअल कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान कर लेना। या लिख दूँ मैं आपके, चलिए लिख दूँ, क्या ये लिखा हुआ है आपके सामने बैक वॉल्यूम का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फैक्ट ऑन फाइल कैन बी ग्रुप्ड अंडर, यानी फैक्ट ऑफ फाइल को निम्न समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। किसके अंदर रखा जा सकता है, आप ये बताओ। फैक्ट की बात जब आती है, यानी जो आदमी की पहली इन्फॉर्मेशन होती है वो होता है प्राइमरी सोर्स, और जो दूसरी होती है यानी किसी से सुना और फिर आपने बता दिया, तो वो क्या हुआ, सेकंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि क्या होगा, द्वितीयक स्रोत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सोर्स का ध्यान कर लेना, और सोर्स आपको पता होना चाहिए। आप लाइब्रेरी में जब काम करो तब भी आपको पता होना चाहिए कि सोर्स क्या होते हैं, यानी कि सोर्स का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि सोर्स है क्या। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है। शोध रिपोर्ट तैयार करते समय तकनीकी लेख मानक यानी टेक्निकल रिटनिंग स्टैंडर्ड स्टाइल मैनुअल एंड अच्छा, ये उस चीज़ को कह रहा है, यानी कि जब आप क्या करते हो, शोध रिपोर्ट यानी कि रिसर्च रिपोर्ट जब तैयार करते हैं हम, जो भी हायर एजुकेशन में होगा, यानी कि मान लीजिए जिसने MLE करी है या फिर PhD कर रहा है, तो ये शोध रिपोर्ट का तो ये बच्चों का खेल है, यानी कि एक तरह से मान के चलिए जब हम पढ़ते हैं तो उस टाइम पे तो हार्ड रहता है, पर जब हम कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तब हमें चीज़ों का पता चल जाता है, तब हमारे लिए खेल ही मान के चलिए। जैसे सिनॉप्सिस है, जब सिनॉप्सिस बनाते, जब पहला स्टूडेंट होता है, पहली बार बनाता है, तो उसे पता नहीं होता कैसे क्या क्या चीज़ें यूज़ होनी है, कि सिलेक्शन ऑफ टॉपिक कैसे करना है, ये सब चीज़ें कैसे करनी है। तो और जब हम उस चीज़ में कर लेते हैं, जैसे आपने बीलीव कर लिया, आप बीलीव के बारे में आपको ज़्यादातर चीज़ें पता है। कोई भी कोर्स आप जब कंप्लीट कर लेते हो तब आपको उसकी चीज़ें पता होती है, पर पहले क्या होता है, उसमें ये सब चीज़ें होती है। फिर आगे आता है शोध रिपोर्ट की संरचना को मानवीकृत करने के लिए उसका मूल बढ़ावा। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, पहला सत्य और दूसरा आंशिक रूप से सत्य। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या है, पहला सत्य और दूसरा आंशिक रूप से सत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्राथमिक साहित्य के प्रतिनिधित्व रेप्लिकेशन यानी कि रीपैकेजिंग आएगा, ये आ जाएगा, रीपैकेजिंग और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक पत्रिकाओं का सृजन होता है, वह है। भाई क्या आएगा, जब इस तरह की बात आ जाएगी तो आपको पता है क्या बात हुई थी, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग पीरियोडिक्स की बात आई थी, यानी एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच द फॉलोइंग, एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी, वेदर ऑफ डीमार्क, नंबर ऑफ फॉरेन विजिट, वर्ल्ड बुक फेयर इन 2011, हॉस्पिटल इन चाइना। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो, है तो किसका है, तो आपका UGC का, पर क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट है एज ए लाइब्रेरी, किसी भी लाइब्रेरी के लिए। देखो सबसे पहले आएगी, आपकी बात आती है विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन, तो ये किस में आएगा बताओ, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा निर्देशिका यानी कि डायरेक्टरी में आ जाएगा, पहला नंबर यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब दूसरा नंबर आपको क्या करना है, डेनमार्क का मौसम पता करना है। अब डेनमार्क मौसम कहाँ से पता चलता है, ज्योग्राफिकल सोर्स से, तो यानी कि ये हो गया 2 नंबर। और इस चीज़ को ध्यान रख लेना, मैं इसलिए अगर क्वेश्चन अगर अटपटा होता तो मैं स्किप भी मार देता, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आने की संभावना है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल लेके जा रहे हैं। फिर क्या आएगा भाई, दूसरा क्या कह रहा है, विश्व पुस्तक यानी कि 2011 में विश्व पुस्तक के मेले में विदेशियों की संख्या, तो स्टैटिकल सोर्स हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। और लास्ट बचा आपका सांख्यिकी स्रोत, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसमें चल जाएगा पहला नंबर,
ईयर बुक में, और ये आ जाएगा चौथे नंबर पे स्टैटिकल सोर्स। ठीक है, ये आ जाएंगे, इसे नोट कर लेना। ये क्वेश्चन एक बार दो बार कैसे स्टेट एग्ज़ाम में भी या फिर लाइब्रेरी के नॉर्मल एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सोर्स पेटेंट्स यानी डायरेक्टरी ऑफ सोर्स ऑफ पेटेंट्स किसके द्वारा प्रकाशित करी गई है? तो ये क्वेश्चन क्या है, किसके द्वारा प्रकाशित करी गई है? आप जब इस तरह की बुक का नाम याद करो या फिर इस तरह के जब देखो, तब ये ध्यान कर लेना कि जो ऑड लगे, यानी इसमें सबसे ऑड लगे पेटेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम तो आएगा नहीं, इसमें आएगा WIPO। और WIPO की फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है? WIPO की वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन लिख लेना। आज हमने जब EMRS में के अलावा राजस्थान में और UGC नेट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में पढ़ा भी है, तो अगर आप उसे देखना चाहो तो उसे भी देख लेना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है। मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, GI टैग, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सभी क्षेत्रों के भारत में पेटेंट किस में प्रकाशित होते हैं? यानी कि जो पेटेंट होते हैं वो किस में प्रकाशित होते हैं? वो होते हैं आपके गैजेट ऑफ इंडिया, यानी कि गैजेट ऑफ इंडिया याद रखना। कुछ भी जो सरकारी इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है गैजेट में प्रकाशित। किसमें प्रकाशित होती है? गैजेट में प्रकाशित होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टेम्पलेट क्या होता है? बताओ, टेम्पलेट क्या? एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जैसे आपने जब छोटे थे तो क्या आपने एक स्टेंसिल यूज़ करी होगी, स्टेंसिल यूज़ करिए, या फिर आपका जब 25 दिसंबर को कृषि का यानी कृषि मनाया जाता था, कृषि का त्यौहार मनाया जाता था, क्रिसमस त्यौहार मनाया जाता था, तो सभी को क्या मिलता था? एक प्रोजेक्ट मिलता था कि क्रिसमस ट्री बना के लाओ। तो आप क्या जाते, दुकान वाले के पास जाते थे, तो दुकान वाला ऐसे ट्री को का क्या थर्माकोल काट के दे देता था और आप अपने उस पर कलाकारी करके जमा करते थे। तो क्या हो गया? स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? मैग्रा हिल, यानी कि मैग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया के बारे में है। मैग्रा हिल, अब ये बताओ मैग्रा हिल की किताब किसी ने पढ़ी है? ये किताब जब आप हर कोई, वैसे तो एक बार को ये मान के चलिए हर कोई IAS PCS की तैयारी करता है, और हर IAS PCS की तैयारी कर रहा है तो उसने 30 की भी पढ़ी होगी किताबें। तो ये क्या है? मैग्रा हिल विज्ञान है प्रौद्योगिकी शब्दकोश का ऑनलाइन रूपांतरण क्या है? यानी कि ऑनलाइन रूपांतरण क्या हो गया? तो ये हो गया एक्सेस साइंस, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पहला। ऑनलाइन मत कर देना। और मैग्रा हिल की किताबें मतलब पढ़ने में अच्छी है, इन्फॉर्मेशन है, यूजेबल इन्फॉर्मेशन है, कहीं भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कह रहा है? वर्ल्ड बुक ऑन ह्यूमन राइट्स का प्रकाशन कौन है? बताओ, यानी कि ह्यूमन राइट्स का प्रकाशन कौन है? जब ह्यूमन राइट्स की बात आ गई तो कौन आ गई? यानी यूनाइटेड नेशन आ जाएगी, यानी कि UN आ जाएगा। ठीक है, यानी कि UN आ जाएगा। इस तरह की जब क्या हो, जो सरकारी चीज़ें हो तो सरकार पे चलो, तो इस चीज़ का ध्यान भी रखो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विश्व कोश को सभी श्रेणियों के संदर्भ में स्रोतों का स्थापन समझा जाता है, क्योंकि सभी प्रकार की सूची प्रदान करते हैं। और इसमें एक दूसरा क्या कह रहा है? कारण कह रहा है विश्व कोश को सभी पक्षों पर व्यापक सूचना प्रदान करते हैं, जो कि अन्यथा विभिन्न श्रेणियों के संदर्भ में स्रोत में बिखरी मिलती है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पहला तो सत्य हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी की बात करता है वो अलग सही बात करता है। विश्वकोश की श्रेणी की बात जो करते हैं, सब टाइटल से आपको ऑल कैटेगरीज ये पता है इंसाइक्लोपीडिया की। भाई इंसाइक्लोपीडिया किसकी? ब्रिटानिया की होगी। इंसाइक्लोपीडिया में किसकी? यानी कि इंसाइक्लोपीडिया जब आप लाइब्रेरी में देखोगे तो जब रेफरेंस में की अलमारी होती है ना, रेफरेंस में डिक्शनरी की लाइन लगी होती है और एक इंसाइक्लोपीडिया की लाइन लगी होती है, और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये पूरी सीरियल वाइज चलती रहती है।
यानी कि नंबर से और इनके सब्जेक्ट वाइज से और इनके जो टाइम्स है उसके हिसाब से जरूर चलती है। दूसरा गलत हो जाएगा आपका, दूसरा यानी कि दूसरा गलत होगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा 13 नंबर भी कुछ कथन और कारण के ऊपर है, कथन और कारण के ऊपर क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नया 13 क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षणिक विषय के रूप में इतिहास अध्ययन हेतु प्राथमिक स्रोत है शिल्प, तथ्य, प्रालेख, अभिलेख या अन्य सूचना स्रोत जिनका सृजन घटना के समय का घटना के तुरंत बाद होता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। मूल सामग्री या विषय वस्तु के संबंध में प्रमाण प्राथमिक स्रोत में माने जाते हैं जो कि इतिहास के मूल है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोनों सत्य है, यानी कि दोनों सत्य हो जाएंगे। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। चलो आगे, एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये आपका फिर आ गया डिक्शनरी, ग्लॉसरी, थेसिस और लेक्सिकन। यानी कि अब आपसे फिर दोबारा मैच द फॉलोइंग आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या आएगा? यानी कि शब्द संग्रह, थेसिसर, परिभाषिक शब्द वाली यानी कि ग्लॉसरी और डिक्शनरी। तो सबसे पहले वाले में क्या आ जाएगा भाई? ग्लॉसरी में क्या चल जाता है? शब्द और यानी कि शब्द और पर्यायवाची, यानी कि पहला नंबर। ओके 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 ठीक है, इसमें पहला नंबर यहाँ आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर में ग्लॉसरी में क्या आएगा? विशिष्ट विषय, यानी कि विशिष्ट विषय कहाँ है आपका? स्पेसिफिक, ये आ जाएगा 2 नंबर। 2 के बाद क्या आएगा? 3 नंबर किसमें आएगा? 3 नंबर ये आ जाएगा आपका। और 4 नंबर आपका चला जाएगा, यानी कि लास्ट वाले का क्या होगा? पहला, यानी कि विदेशी भाषा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपका क्या आएगा? मैच द फॉलोइंग, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन आ जाएगा, LIAS आ जाएगा, इकोनॉमिक टाइम आ जाएगा और व्हिटेकर का पंचांग। अच्छा, इसमें से दो इम्पोर्टेंट है, दोनों को याद कर लेना। एक इकोनॉमिक टाइम इम्पोर्टेंट है, एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन इम्पोर्टेंट है। इसको लिख के भी रख लो, चाहे क्या नाम कुछ एक तरह से नोट्स बना लो। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका पहला नंबर कहाँ से जुड़ जाएगा? पहला नंबर तीसरे नंबर से, यानी कि पहला नंबर जुड़ेगा यहाँ से, तीसरे नंबर से। ठीक है, LIAS जो है वो द्वितीयक स्रोत में आपको ये बताया था, तो वही पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाएगा, ये आ जाता है व्हिटेकर का पंचांग, यानी व्हिटेकर वाला आ जाएगा। व्हिटेकर का किस में आ जाएगा? ईयर बुक में, और ईयर बुक आपका आ जाता है 2 नंबर। फिर आपका LAS यानी कि LIAS क्या है? द्वितीयक स्रोत है, यानी कि ये आपका 3 नंबर में पहुंच जाएगा। और ये आपका प्राइमरी सोर्स है इकोनॉमिक टाइम। ठीक है, प्राइमरी क्या है? इकोनॉमिक टाइम। इकोनॉमिक टाइम को प्राइमरी सोर्स क्यों कहा जा रहा है? चलो ये बताओ। फैक्ट ऑन फैक्ट अभी पढ़ा है हमने। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग ये आपको पता होगा, यानी विलिंग प्रेस गाइड ये पता होगा। और ये यानी कि ये तो आपको सारे पता हैं, तो इसलिए इसको मारते हैं स्किप। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थेसेसर यानी कि थेसेसर या समांतर कोश का अनिवार्य कार्य है। अनिवार्य कार्य क्या है बताओ? क्या होगा अनिवार्य कार्य? जब अनिवार्य कार्य की बात आए तो एक तो ग्रुप ऑफ वर्डिंग, यानी कि टुगेदर अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिकली ऑफ मीनिंग, यानी अर्थ की समानता के अनुसार एकत्र शब्द को समूहीकरण। 2 नंबर चले जाएगा। ठीक है, अब 2 नंबर के साथ एक, यानी 2 नंबर की बात कर दी। अवधारणाओं के बीच संबंध, यानी उसमें क्या कर दिया? समूह कर दिया, तो समूह के साथ क्या होगा? संबंध। यानी इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा, यानी कि आप अपने जीवन में चीज़ों को जब लेके चलोगे, यानी कि ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम में अपने जीवन को मत लेके चलो, जीवन को लेके चलो। अब जीवन से ही बहुत सारी चीज़ें होती है इंक्लूड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 18 क्वेश्चन देखते हैं। वृद्ध शब्दकोश शब्द का अर्थ, विलोम, पर्याय तथा स्थान, वितरण आदि प्रदान करता है। सभी शब्दकोश विलोम तथा समान नाम आदि शब्दों का सूची प्रदान करते हैं। यानी ऑल डिक्शनरी प्रोवाइड टू इन्फॉर्मेशन ऑन एन। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। इसमें ये कह रहा है कि देखो
जब आपको पहले ये देखो क्वेश्चन का समझने, देखो हिंदी में समझ में ना है, फिर मैं कह रहा हूँ अगर हिंदी में समझ में आया तो इंग्लिश में पढ़ लो, इंग्लिश में समझ में ना है तो हिंदी में पढ़ लो। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की बात कर रहा है, यानी एंटोनिम्स सिनोनिम्स की जो बात कर रहा है, यानी डिक्शनरी की बात क्या कर रहा है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स में आपको पता होगा कि जो पहला तो सत्य कह रहा है, यानी कि ये वाली बात तो सत्य कह रहा है, पर जो दूसरी कह रहा है क्या करता है, ऑल डिक्शनरी प्रोवाइड टू इन्फॉर्मेशन एंटोनिम्स आर क्या है, आर किसकी बात कर रहा है, होमोनियस, यानी इसकी, यानी अगर इसमें सिनोनिम्स होता तब तो चल जाता, पर ये क्या हो जाएगा गलत, यानी कि इसमें हो जाएगा गलत। चलो जी आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, जेयर के पुराने नाम पर सूचना प्राप्त करने के लिए आप किस स्रोत को संदर्भ करेंगे, किस स्रोत को संदर्भ करेंगे, यानी कि इसमें कौन कौन स्रोत आ जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा एक तो इंसाइक्लोपीडिया आ जाएगा और एक आ जाएगा गैजेट, यानी कि ये आ जाएगा पहला और तीसरा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिर मैच द फॉलोइंग, यानी कि यूनिट कैटलॉग आ जाएगा, ब्राउचर आ जाएगा, इंडेक्स एंड एब्स्ट्रैक्टिंग आ जाएगा, मेमोरीज एंड डायरीज आ जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, यानी कि इसका क्वेश्चन आ जाएगा सबसे पहले का, यानी कि अगर पहले का लेके चले तो ये आपकी होती है कैटलॉग। यूनियन कैटलॉग आपका ट्रस्टी स्रोत है, यानी तृतीयक स्रोत है, तो तृतीयक स्रोत में आपका आ जाएगा पहला। दूसरा में क्या आएगा, दूसरा होता है प्राथमिक स्रोत। तीसरा क्या आएगा, तीसरा आपका हो जाएगा द्वितीय स्रोत, और ये फिर आएगा अनपब्लिश्ड सोर्सेस। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में उनके उद्भव के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो उद्भव के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया। याद कर लेना, अमेरिका मत लगा देना कभी भी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गड़बड़ क्या करते हैं, वही वाली कहानी 1860 बताओ, यानी कि चलो इसे छोड़ दो, इसे काट ही दो, यानी कि ALA वाली जो कहानी SLA ILA ये वाली कहानी याद रहती है, तो सब बच्चों को ये पता होता है ILA सबसे पहले आया तो अमेरिका ही सबसे पहले बनेगा इंसाइक्लोपीडिया में। नहीं भैया, जो एक चीज़ याद रखो, राज किसने करा है, राज किसने करा है, आप ये बताओ, क्या अमेरिका गुलाम था? और अमेरिका का जो कहते हैं ना कि अमेरिका पे भी ब्रिटेन का अधिकार था, यानी कि उस पर भी क्या करा, कब्जा करा था, तो इसलिए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया सबसे पुरानी है। याद कर लेना, इस चीज़ का ध्यान रखना कि इंसाइक्लोपीडिया, भाई ILA सबसे यानी पुरानी हो जाएगी, पर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया में ये चला जाएगा। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया कब आई थी, 1768। ठीक है, फिर आएगी अमेरिका की आएगी 1833। फिर आपकी आ जाएगी वर्ल्ड बुक ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, यानी वर्ल्ड बुक ऑफ 1917। और आपका फिर आ जाएगा विकिपीडिया, अभी आया 2000 के आसपास ही आया, यानी 2000 मैक्सिमम शायद से 2001 में आया है, 2001 या 2002 या 2001 में मान के चलिए इसे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 22, बहुभाषिक शब्दकोश 3 या ज़्यादा भाषाओं में समान शब्द प्रदान करता है। ठीक है जी, सामान्यतः वो शब्द की व्याख्या नहीं करते हैं, परंतु वे एक से ज़्यादा विदेशी भाषाओं में समान शब्दों का प्रयोग करते हैं। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, शब्दों को परिभाषित नहीं करता, पर इस तरह की बात करता है। तो आप ये जब ने यानी कि मल्टी डिक्शनरी देखी होगी तो इससे ये बात समझ गए होंगे। और ये डिक्शनरी क्या कह रहा है, बात क्या कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, दोनों सत्य है, बोथ A and B आर करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। चेतावनी यानी कि अल्टरिंग सेवा प्रदान की जाती है, कब करी जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा एक तो, यानी कि प्राथमिक स्रोत के प्रकाशन के पहले और बाद में। ठीक है जी, अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका
यानी कि इसमें हो जाएगा व्यक्ति और समूह के लिए, ठीक है, यानी कि 1 N 4। चलो आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर द ट्रू अबाउट द ई बुक्स इन ऑनलाइन एनवायरनमेंट। उन कथनों को पहचानिए जो ऑनलाइन वातावरण में ई बुक के बारे में सही है। तो ई बुक के बारे में सही है, कौन सही है बताओ, ई बुक के बारे में कौन सा सही है। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका ई बुक क्या होती है, ई पुस्तकें उपयोग के लिए किए जाने के वाले उपयोगकर्ता पर निर्धारित करते हैं, यानी ई बुक आर डिपेंड ऑन किस पे होती है, यूज़र पर। तो पहला सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा दूसरी का कहानी कहते हैं, यानी कि ई पुस्तकालय निधि पहुंच प्रदान करती है, यानी 2 भी सही हो गया। अब 2 पे सही हो गया, तीसरा क्या सही है, या तीसरा अगर हम लेके चले क्या कह रहा है, सभी प्रकाशन अपनी मुद्रित पुस्तकों को संतुलित ई पुस्तक में तैयार करते हैं। नहीं, वो कर भैया ई बुक का जो है, ई बुक में आज के ज़माने में भी ई बुक बहुत सी ई बुक नहीं मिलेंगी, यानी कि आप ई बुक में से आसान, यानी कि जो पब्लिशर है वो ई बुक से आसान किसे मानता है, छपाई को, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। और यानी कि 1 ओके 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 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पर बात हो गई आगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 25 क्वेश्चन नंबर कह रहा है सर्वेक्षण में प्रश्नावली का प्रयोग प्राय प्राथमिक आंकड़े संग्रह स्रोत के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन यानी कि जो प्रश्नावली होती है, आपने किसी ने, यानी कि किसी ने क्या, सभी ने एक तरह से जो ये पेपर हो रहे हैं, यानी कि पेन पेपर सबने दिया है, और उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, मल्टी ऑप्शन होते हैं वो। अब आपने जो कभी ना कभी साइकोलॉजी का क्या करा होगा, IQ टेस्ट दिया होगा, यानी IQ टेस्ट दिया होगा, या फिर आपने IQ टेस्ट ना दिया हो तो आपने जब आप लाइब्रेरी में होगे या लाइब्रेरी का पढ़ा होगा, या फिर आपने एमलीव करी होगी, या फिर इस तरह की चीज़ें देखी होगी, तो क्वेश्चनियर देखी होगी। क्वेश्चनियर में क्या होता है, हमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं और हर क्वेश्चन का अलग नंबर होता है। हर क्वेश्चन हमारे, यानी बहुत सारे, जैसे क्वेश्चन IQ टेस्ट में क्या होता है, क्वेश्चन ही उसके साथ चलते रहते, फिर पता चलता है कि IQ इसका इतना है। तो वैसे ही क्या होता है, वही बताना चाह रहा है। तो क्वेश्चनियर का इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखो पहला तो सही है, पहला सही बात कर रहा है, दूसरा गलत बात कर रहा है, यानी प्रश्नावली प्रायः है इससे व्यक्तित्व संपर्क को रोकती है, यानी कि रोकती नहीं हो, इससे क्या करते हैं, रिलेशनशिप को बढ़ाती है। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बार्क हुसैन ओबान 2, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हु इज़ हु, यानी कि यह आ जाएगा इसमें, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा हु इज़ हु, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, GDP ग्रोथ इन लास्ट वीक, यानी कि GDP ग्रोथ इन लास्ट वीक क्या किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा ईयर बुक, यानी कि ईयर बुक में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 नंबर, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा UK में विश्वविद्यालय, तो ये आ जाएगा वर्ल्ड बुक। और लास्ट बचा आपका, यानी कि गंजम ज़िले के क्षेत्रफल, तो यानी एरिया ऑफ गंजम डिस्ट्रिक्ट, तो ये आ जाएगा गैजेट में। जितनी भी गवर्नमेंट की बात होती है वो गैजेट में आती है, ये भी ध्यान रखना। जैसे GDP ग्रोथ है, GDP ग्रोथ आपका किस में मिलेगा बताओ, GDP ग्रोथ भाई आप ये मान के चलो, जब आप अब तैयारी कर रहे हो EMRS की, अब EMRS का आपको करंट पढ़ना है, तो कहाँ पढ़ोगे, GK की बुक में। और GK की बुक को में से मैं कह दूँ जी कि सरकार की जितनी पॉलिसी है वो पढ़ो, वो किस में पढ़ोगे, गैजेट में उठाओगे कि नहीं, गैजेट में मिलेगी। या फिर आपको कह दूँ कि आपको ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, तो ग्रोथ के बारे में कहाँ मिलेगा, यानी कि स्टैटिकल सोर्सेज में, और वो क्या होगी, ईयर बुक होंगी, यानी कि पूरे साल का एक ही बार आपको पता होना चाहिए। 31 मार्च
तक का रिकॉर्ड होता है, सॉरी मार्च तक का रिकॉर्ड होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की कहानी चलती है, ये सबको पता है। ये तो आपको हर हालत में पता होगा क्योंकि टैक्स भी तो पे करना है आगे भाई, नौकरी लगने के बाद टैक्स भी तो पे करना है, तो ये कहानी तो सबको पता ही होगी। और वही इसी हिसाब से चलती है सारी की सारी पॉलिसी और सारी चीज़ें। अरेंज द फॉलोइंग, यानी भारत में निम्नलिखित ई जनरल संघों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार लगाइए, यानी कि इसके किसके हिसाब से लगाना है, ई इसके अरेंज द फॉलोइंग करना है। अरेंज द फॉलोइंग में सबसे पहले आ जाएगा IIM, यानी कि IIM क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। लाइब्रेरी क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 1996, यानी कि क्या सबसे पहले आ जाएगा ये 1996, ठीक है। फिर आपके चलते हैं, आपका हो जाएगा दूसरा क्या होगा INDEST, यानी कि और AICTE ऑल इंडिया क्या होगा AICTE। चलो अच्छा एक चीज़ बताओ, AICTE ये काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वैसे तो मैंने बताई थी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये किस यानी कौन से कोर्स को क्या देती है, मान्यता देती है, ये बताओ। चलो तो इसका क्या आंसर था, यानी कि जितने भी इंजीनियरिंग, चलो बता ही देता हूँ, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है भैया उनको मान्यता देता है। और INDEST की फुल फॉर्म क्या है, INDEST की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या है फुल फॉर्म, दोबारा सुन लो, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिख लो, ठीक है, क्या हो लिख लो 2003। फिर इसके बाद क्या आएगा बताओ, आप बताओ इसके बाद क्या आएगा, अगर मैं आपसे पूछने लगूँ इसके बाद क्या आएगा भाई। नॉलेज देखो, ये नेशनल नॉलेज रिसोर्स जो है वो कहाँ पे जाएगी, वो तो सबसे आखिरी में जाएगी, 2009 के आसपास आई थी वो, 2009, यानी ये तो 2009 में चली गई। तो बचा कौन सा, ये बचा, यानी कि ई रिसोर्स एग्रीकल्चर बचा। ई रिसोर्स एग्रीकल्चर 2007 में आया था, यानी कि जब क्या नाम आपकी क्या हुआ था, ISBN नंबर को क्या करा था हमने 10 से 13 कर दिया था, तब की कहानी है। चलो व्हाट टाइप ऑफ ठीक है, अच्छा टाइम्स ऑफ इंडियन डायरेक्टरी एंड ई यानी कि ईयर बुक के बारे में वो कह रहा है, हु इज़ हु। अभी क्या पढ़ा हमने बताओ, हु इज़ हु की कहानी कहाँ पढ़ी है, यानी कि ये आ जाएगा आपका सामान्य है, ठीक है। इस तरह की चीज़ पढ़ना, स्पेसिफिक में नहीं डालना। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं ई जर्नल की खरीदना पुस्तक, यानी ई जर्नल को खरीदना पुस्तकालय के लिए लाभदायक है क्योंकि पुस्तकालय अध्यक्ष को खोए हुए अंकों की प्राप्ति हेतु प्रयास नहीं करना पड़ता। अच्छा जी, सतह अधिगम खोए हुए अंकों का ध्यान रखती है। क्या ये बात सही कह रहा है? अब कोई लाइब्रेरियन हो तो मुझे ये बताओ कि पहली बात सही कह दी इसने, पहली बात तो सही कह दी पर दूसरी बात गलत कह दी, क्योंकि ये तो चीज़ हम कंप्लीट कर देते हैं पर ये आपका हो जाएगा ओल्ड टास्क इक्वालिटी जो बात है मिसिंग इशू। भाई मिसिंग इशू, आपको मिसिंग इशू की मिसिंग की रिपोर्ट लिखनी पड़ती है हमें जब लाइब्रेरी में रहते हैं हम, ठीक है। एक एक किताब का हिसाब रखना पड़ता है। जैसे आपका देखा होगा कि क्या होता है जब दुकान पे जाते हो तो या फिर आपने मेडिकल स्टोर में, सबसे बड़ी बात है आपने मेडिकल स्टोर में देखा होगा कि मेडिकल स्टोर में क्या करता है, एक दवाई बेचता है वो एक दवाई लिख देता है, एक दवाई बेचता है एक दवाई लिख देता है, और आप ये सोचते हैं यार पूरे दिन की एक ही बार क्यों नहीं लिख देता, तो इस तरह की चीज़ सोचते हो। वैसे ही है लाइब्रेरियन का काम, ठीक है। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा ई बुक की अनिवार्य विशेषता नहीं है। अनिवार्य विशेषता नहीं है, यानी कि अनिवार्य विशेषता नहीं है। मंद गति से पहुँच, देखो आप इसका क्या होगा, देखो मोस्टली कॉस्ट क्या होती है, यानी कि लाभ, ये पहला तो हो जाएगा। स्कोप ऑनलाइन परचेज, आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हो, ठीक है। सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन, आसानी से जानकारी ढूंढ सकते हो। भाई लास्ट नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा इसके, यानी कि आज आपके जो 30 क्वेश्चन कराए गए ये एडवांस, यानी थोड़ा सा एडवांस में चल रहे हैं हम। एडवांस में इसलिए क्योंकि लाइब्रेरी का मैं देखो
चाहे और कोई देखो टीचर पढ़ा रहा है वो अलग बात है, पर मैं उस चीज़ को भरोसा नहीं कर सकता कि जो 2 पेपर 3 पेपरों में मैंने देख रखा है। क्यों भाई, आपका नुकसान हो उस चीज़ का फ़ायदा क्या है। अब ये मान के चलो एक चीज़ होती है, जैसे कहा जाता है ना कि एक आदमी पे उसे 100 किलो की प्रैक्टिस कराओ, यानी 100 किलो वजन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कराते 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 और उससे एक दिन मैं कह दूँ जी ये 50 किलो की बोरी उठा के फेंक दियो, तो वो क्या करेगा, उठा के फेंक देगा। अब वही मैं कह दूँ कि 50 किलो की बोरी उठाने की प्रैक्टिस करो और एक दिन ऐसा आ जाए कि उससे 100 किलो का वजन उठाना पड़ जाए, तो वो क्या उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा। यानी कि जब आप ज़्यादा प्रिपरेशन करोगे, ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लोगे अपने अंदर, तो आपको यानी कि हर चीज़ हल्की लगेगी, हर चीज़ आसान लगेगी। पर जब आप कम ही चीज़ों को करोगे तो क्या होगा, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने बड़ा क्वेश्चन वेरी लॉन्ग यानी लॉन्ग को क्वेश्चन को याद कर लिया 10 नंबर वाला, तो आप 1 नंबर का क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हो, पर 1 नंबर के क्वेश्चन को याद कर लिया तो 10 नंबर का नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।